हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारा अभ्यास सेशन का ये सेशन नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में अपना रॉक्स एंड माउंटेन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए थे और कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। हम यहाँ पर रॉक्स एंड माउंटेन के साथ में एक नया टॉपिक आज ऐड करेंगे, जिसको आप ज्योग्राफिकल डिवीजन या फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहते हैं, राइट। तो इन तीनों टॉपिक पर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। सेशन नंबर 5 होने वाला है, आपको मुझे आंसर करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए चलिए, और इसके जस्ट बाद का गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके जस्ट बाद का जो टॉपिक होने वाला है, जो अगला सेशन होगा, सेशन नंबर 6, वो हम रिवर पर लेने वाले हैं। आपकी सारे डाउट्स वगैरह जो है वहां पर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि रिवर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने आपका आदित्य आंसर कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा होने वाला है? रिवर। क्लियर। अभी हम आज जो पढ़ने वाले हैं हमारा रॉक एंड माउंटेन है। यहाँ पर आपका ज्योग्राफिकल डिवीजन ऐड किया हुआ है। इसमें आप लोगों ने ऑलरेडी ज्योग्राफिकल डिवीजन के कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ आज होने वाले हैं, और ये जो हमारा है ये इसी टॉपिक का पार्ट नंबर 2 है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं इसका पार्ट 2, ठीक है। चलिए, अब एक चीज आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो है ये जो अभ्यास सेशन चल रहा है, ये अभ्यास सेशन कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है हमारे कुछ इन कोर्सेज के साथ में, ठीक। जब हम बात करते हैं हमारे कोर्सेज की, तो एक आपको यहाँ पर एमपीपीएससी एई का डेडिकेटेड आपका एमपीजीके एंड आईसीटी का बैच यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको जो है कोर्स पूरा एज पर सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। एक नया कोर्स जिसमें आपको टेक्निकल जो आपका सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है, वो भी आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती है एमपीपीएससी एई की, जहां पर आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल और करंट अफेयर वगैरह जितनी भी अपडेटेड चीजें हैं वो सारी यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। देन हम बात करें, जो हमारा नया कोर्स है वो है आपका ये अभ्यास बैच, ठीक है। इस अभ्यास बैच में आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जो एमपीपीएससी एई से रिलेटेड हैं, जो आप और भी एग्जाम में जैसे दे सकते हैं, जैसे टेक्निकल की अगर हम बात करें तो आप रेलवे एग्जाम ले लीजिए, आप एसएससी ले लीजिए, आप आपका जो है एमपीपीजीसीएल का एग्जाम ले लीजिए। आपको टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जो भी एग्जाम देना है उन सभी का, प्लस जो आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन है जिसमें आपको एमपी जीके और आईसीटी पढ़ाया जाता है, उसका भी अभ्यास बैच यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। इसी अभ्यास बैच की मैं बात कर रहा हूं, जिसका आपका जो है 5वां सेशन हो रहा है, ठीक। ये अभ्यास बैच जो है, अगर आप चाहें तो सेपरेटली भी परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर इन कोर्सेस में, जो कि एमपीजीके एंड आईसीटी बाय भव्यदीप, और ये जो आपका कोर्स है एमपीपीएससी एई 2024-25 का जो है, अगर इनको परचेस करते हैं तो आपको ये अभ्यास बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको अलग से परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमारा जो है वो सिलेबस कंप्लीट है, केवल हम लोग 2-3 बार आपसे पढ़ चुके हैं, कई बार हमने बैचेस परचेस किए, अब हमारे साथ समस्या ये है कि सिलेबस चेंज हो गया, हम वापस से बैच परचेस नहीं कर सकते हैं। फाइनेंशियल इशू होते हैं, टाइमिंग का इशू होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन लोगों के लिए अभ्यास बैच काम कर सकता है, जहां पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे टॉपिक से रिलेटेड, प्लस मैं वो चीजें और टेक्निकल वाले सर भी जो है हमारे, वो चीजें भी इसमें करवाएंगे कि जैसे हम लोग क्लास में जो पढ़ाते हैं उसका आपको एक रेफरेंस भी देंगे कि देखिए जो क्वेश्चन जो जिस तरीके से आते हैं उसके बारे में कितना डिटेल आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये बेचेस है, ये कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप चाहें तो इनमें इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है ना। वर्ड याद रखें, अगर जल द्विभाजक आता है तो इंग्लिश में इसको वाटरशेड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वाटरशेड, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि यमुना और सोन रिवर को कौन डिवाइड करता है, ठीक। चलिए, आंसर मेरे पास एक ए आया है। ये पढ़ाते समय मैंने आपको कुछ बात बताई थी इसकी, कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से टिक करना है। तो पहले चलिए मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। जब हम बात करते हैं हमारे इन दो रिवर की, तो आप मध्य प्रदेश को देखेंगे, आपको मध्य प्रदेश कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके लिए मध्य प्रदेश बन गया, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश हो गया। अब आप देखेंगे कि हमारी यमुना रिवर जो है वो मध्य प्रदेश में तो आती ही नहीं है, तो यमुना रिवर आपको ऊपर से यहां से जाती हुई दिखाई दे देगी, ठीक। और
यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका अमरकंटक वाला क्षेत्र हो गया, जहां से आपकी एक और रिवर जिसका नाम है सोन नदी, वो उत्तर की तरफ बहती हुई निकल जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे यमुना रिवर जो है वो गंगा में मर्ज हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है ऊपर से ये गंगा आ रही है, यहाँ पर गंगा में हमारी सोन रिवर मिल जाती है, और यमुना रिवर जो थी वो किस में मर्ज हो जाती है, तो यमुना रिवर जो हमारी गंगा में मर्ज हो जाती है। ठीक, कुछ इस तरीके की स्टोरी आपको पता है। अब जब आप देखेंगे कि दो नदियां हैं बड़ी जिनके बारे में पूछा जा रहा है कि जल द्विभाजक, तो देखो ये सोन रिवर हो गई आपकी, ये रिवर आपकी सोन हो गई, और ये आपकी यमुना रिवर हो गई। ठीक, इन दोनों के मध्य कौन सी ऐसी पहाड़ियां हैं जो इनके पानी को अलग करती है? ठीक, अब अगर हम कहें, बिल्कुल गौरव ने आंसर किया है कि केमूर श्रेणी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप अपने लेक्चर्स को जाकर देखिए, मैंने आपको दो बातें समझाई थी। जब हम विंध्याचल की बात करते हैं, किनकी बात करते हैं? विंध्याचल पहाड़ियों की, तो ये आपको विंध्याचल पर्वतमाला दिखती है, ठीक है, और भी आगे चलेंगी ये पर्वतमाला। तो विंध्याचल पर्वतमाला पर आपको इसके दो पार्ट या इसके दो उपक्रम दिखाई देते हैं, जो एक यहाँ पर केमूर दिखता है और एक यहाँ पर आपको भांडेर दिखता है, ठीक है। ये कटनी जबलपुर से होता हुआ क्षेत्र आपको बताया था कि ये केमूर वाली श्रृंखला हो जाएगी, और ये जो है आपकी जो टीकमगढ़ के आसपास या बुंदेलखंड के आसपास के नीचे थोड़ा सा यहाँ पर आपको रीवा पन्ना के लेफ्ट साइड यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में जो मिलती है वो भांडेर है। अब आप अगर इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो इसके करेक्ट आंसर ए और बी दोनों होते हैं, बट इन दैट केस कि अगर आपके पास यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आते हैं तो आपको यहाँ पर पिक करना पड़ेगा पहले नंबर पर केमूर को, राइट। आप पहले नंबर पर यहाँ केमूर पिक करेंगे और उसके बाद जो है वो आपको भांडेर, अगर मान लीजिए कि केमूर के साथ में भांडेर भी ऑप्शन में होता या लिखा होता कि केमूर भांडेर, केमूर एवं भांडेर, देन आप केमूर और भांडेर दोनों को सिलेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पर अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए अलग अलग में आप केवल और केवल आंसर करेंगे तो केमूर का करेंगे, ठीक है। आज के बाद ये याद रखें, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर बताइए। मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द हिल लोकेटेड इन द मालवा प्लेट्यू इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। हाइट के अकॉर्डिंग आपको असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में बताना है, ठीक है। चलिए, रवि का आंसर आया है बी, गौरव ने आंसर किया है सी, और आदित्य का आंसर है सी। आप मुझे एक बात बताइए, आपने ये टॉपिक रिवाइज किया है अच्छे से? ये जो टॉपिक है आपका जिसमें आप लोग यहाँ पर पिक वगैरह देख रहे हैं, क्या ये आपने रिवाइज किया है? आप मुझे एक बात बताइए। चलो, आप लोगों ने, जितने लोगों ने सी आंसर किया उन लोगों से मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यार जब जब हम मालवा की बात करते हैं तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी की जो है हाईएस्ट पिक की बात की जाएगी तो पहले नंबर पे नो डाउट आप सभी को पता है सिगार आने वाली है, ठीक है। और सिगार जो पिक है उसकी हाइट कितनी है? तो आप कहेंगे सर ये 881 मीटर से, ठीक है। उसके जस्ट बाद जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम बोलते हैं कि इसके बाद जाना पाव आती है, ठीक है, जाना पाव। और जाना पाव पीक जो है वो कितनी हाइट की है? तो आप कहते हैं सर 854 है, इसकी हाइट कितनी है? 854 मीटर्स। इसके बाद जब आपको मैंने लिस्ट भी दी लास्ट लेक्चर में, जब आपको लिस्ट भी बताई थी, बिल्कुल है ना, तो आपको बताया था कि धजारी जो है वो बहुत नीचे, मतलब आपके मध्य प्रदेश में 5-6 पीक जो है, अमरकंटक इससे ऊपर है, इससे ऊपर आपकी जो है 1172 वाली पिक हो जाएगी, है ना। तो बहुत सारी पिक इनके ऊपर है। आप इन दोनों की सीक्वेंस को देखकर भी इसका करेक्ट आंसर कर सकते थे। जल्दी में मत रहिए, सोच समझ के आंसर करिए। आपको मैंने थोड़ा सा हिंट भी किया था कि वो हमसे ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, तो धजारी सबसे छोटी होगी, उससे बड़ी जाना पाओ या उससे ऊंची जाना पाओ और सिगार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ना कि सी। और आप सभी लोगों ने जो है जल्दीबाजी में सी आंसर बताया, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, पेपर में यही होता है। जब हम, अब आपको पता भी है, आपने लास्ट लेक्चर में ही इसको कहीं ना कहीं सारी पिक की जो हाइट है वो देखी भी थी, लेकिन हो जाता है ये, ठीक है। धजारी 810 मीटर है ना, और अगर सारा नहीं भी देखोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो है हमारे पास सीक्वेंस वाइज 881 और 854 से भी बात बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। वह शहर जो परित्यक्त शहर कहलाता है, अबंडेंट सिटी के नाम से कौन मशहूर है? मध्य प्रदेश की कुछ शहरों के नाम या कुछ एरियाज के नाम दिए हैं, जैसे मुरैना है, धार है, मांडू है और रीवा है। इसमें परित्यक्त शहर जो है वो किसे कहा जाता है? मांडू को कहा जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आया है मांडू जो है, जो आपके धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये मांडवगढ़, जिसको आप मांडव के नाम से भी जानते हैं, मांडू के नाम से भी जानते हैं, है ना,
इसकी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री में मध्य प्रदेश में मांडू को काफी सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के काफी सारे शासक, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा बहादुर शाह का, आप लोगों ने नाम सुना होगा रानी रूपमती का, ठीक है, बहादुर शाह नहीं, बहादुर जी हाँ, वो रानी रूपमती वगैरह जो है उनका जब आपने नाम सुना होगा तो मुरैना से ही संबंधित है, मुरैना सॉरी मुरैना बोल रहा हूँ, मांडू से ही संबंधित है, मांडू आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। पर इस शहर को अबंडेंट सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारी संरचनाएं, यहाँ पर काफी सारी बिल्डिंग्स और काफी सारे ऐसे आपके जो है वो बने हुए हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, महल वगैरह, ठीक है। बाज बहादुर, बहादुर शाह नहीं, बाज बहादुर है ना, रानी रूपमती और बाज बहादुर, बहादुर शाह तो अपने इंडियन हिस्ट्री में आएंगे, ठीक, बाज बहादुर। चलिए डायरेक्ट इसका आंसर याद रखें, इसमें और कोई अलग से कुछ फैक्ट करने की अभी जरूरत नहीं है, हम जब आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे जरूर। जैसे आप मांडू की जब बात करते हैं तो याद रखना है धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, धार जिले में, ठीक है, ये कहाँ आता है तो धार जिले के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है, मध्य प्रदेश इज प्राइमरली, नहीं बाज बहादुर की ये स्टोरी नहीं है रवि की, अकबर ने मारा था, अकबर ने आक्रमण जरूर किया था, अकबर जो है वो आक्रमण करता है बाज बहादुर पे और बाज बहादुर जो है वो वहां से चले जाते हैं, रानी रूपमती की डेथ होती है, शायद वो जो है वो कर लेती हैं, सती टाइप, आत्मदाह टाइप कर लेती हैं, जब उनको पता चलता है कि बाज बहादुर की डेथ हो चुकी, लेकिन बाज बहादुर की डेथ नहीं हुई थी, बाज बहादुर बाद में, मैं हिस्ट्री की बात आपको बाद में बताऊंगा, है ना। हाँ वो बाद में जब बाज बहादुर को पता चलता है कि रानी रूपमती ने अपना शरीर त्याग दिया है या डेथ हो गई है उनकी, आत्महत्या कर ली, काइंड ऑफ सती हो गई है, तो फिर बाज बहादुर जो है उनकी कब्र पर जाकर अपनी खुद की जान भी दे देते हैं। चलिए आप लोगों ने इसका मुझे आंसर बताया है पठार, डी आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, और ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आप जब देखते हैं मध्य प्रदेश के डिवीजन की जब आप बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मेनली आपको जो एरिया मिलते हैं या जब आप पढ़ते हो तो आपको केवल केवल और केवल बार बार एक चीज देखने को मिलती है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, है ना। तो ये जो सारा जो क्षेत्र है आप देखेंगे कि ये पठारी क्षेत्र है, प्लेटू वाला एरिया है, इसलिए मध्य प्रदेश जो है मेनली वो प्लेटू के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूछा गया है मध्य प्रदेश में निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों के रूप में सेमरी, सेमरी, अब यहां से क्या होगा पता है, कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिए गए हैं जिनका हम लोग जनरली ज्यादा नाम नहीं लेते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं किन्हीं एग्जाम्स में, अब मैं ये नहीं कहता कि जो आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं वो आपके एई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, या फिर सिविल सर्विसेज के पेपर के क्वेश्चन है वो, या फिर वो आपके किसी पीईबी के एग्जाम के हैं, और पीईबी में भी कौन से, जैसे आपके पास होती है सब इंजीनियर की एग्जाम, आपके पास एग्जाम होती है जो आप जो दे देते हैं इन जनरल, जैसे कि आपका एसआई का पेपर होता है ना, जैसे आप कांस्टेबल का पेपर देखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जैसे डेयरी फेडरेशन का एक पेपर होता है, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा फूड एंड सेफ्टी में भी एक पेपर होता है, फिर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो है वो एएनएम वगैरह जो पेपर होते हैं वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो एमपी से रिलेटेड, तो ऐसे क्वेश्चन जब निकल कर आते हैं तो वो आइदर आपके जो है एमपीपीएससी का हो सकता है, वो पीईबी का हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि वो रिलेटेड टू मध्य प्रदेश है, जो प्रीवियस ईयर में किसी बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन तो हमें पता होना ही चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सेमरी उपक्रम जो है वो किस नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, या विंध्याचल के सिस्टम में सेमरी सीरीज जो है वो कहां पाई जाएगी, तो अभी तक मुझे इसका आंसर जो है बी मिला है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, चंबल नदी घाटी, ठीक है, चंबल नदी घाटी याद रखें, चंबल का नीचे वाला जो क्षेत्र है वहां पर सेमरी उपक्रम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं बी और ए नहीं, इसका आंसर चंबल याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कुछ इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी है, जैसे मध्य प्रदेश के विंध्यन क्रम की चट्टानों में भांडेर उपक्रम, भांडेर सीरीज जो है, विंध्यन रॉक सिस्टम जो है उसमें भांडेर उपक्रम जो है वो कहां मिलेगा, अब इसका आंसर बात करिए। आंसर करिए कि भांडेर उपक्रम, आपको बस एरियाज पूछे गए हैं कि किस एरिया में मिलेगा, किसके, ये भी देखना जरा ध्यान से, विंध्यन क्रम की चट्टानों के भांडेर उपक्रम की विस्तार विंध्यन पर्वत श्रृंखला के किस भाग में है। आपको भांडेर के यहां पर पहली बात तो आपको ये बात उसने इंडिकेट कर दी
कि जो भांडेर है, भांडेर जो है वो किसका पार्ट है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का है। समझ पा रहे हो, देखो यहाँ क्लियर कट लिखा है विंध्यन क्रम की चट्टानों के भांडेर उपक्रम, ठीक है, मतलब भांडेर सीरीज ऑफ विंध्यन रॉक सिस्टम सीक्वेंस, तो ये तो हो गया। और वो ये बोल रहा है कि बताओ ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला के किस भाग में है। आप मुझे बताइए, अगर मैं मध्य प्रदेश का अभी आपको मैप जब बनाकर बता रहा था, तो क्या मैंने ये नहीं कहा कि ये वाली सीरीज आपकी जो है वो भांडेर वाली सीरीज है ना। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये वाली जो है ये क्या है, ये भांडेर सीरीज है। अब मुझे बताइए, अगर ये विंध्याचल है, ये विंध्याचल है, तो इसके हिसाब से ये किधर पड़ रहा है, विंध्याचल के पूर्व में पड़ रहा है, पश्चिम में पड़ रहा है, उत्तर में पड़ रहा है या दक्षिण में। तो आप कहेंगे कि ये तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर में आपको भांडेर सीरीज मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आप बताएंगे तो आप कहेंगे कि सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उत्तरी भाग यानी कि आपका नॉर्थ वाले नदर्न पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, ये बात थोड़ा सा यहां ध्यान रखें, नॉर्थ में मिलेगा, है ना, ईस्ट नहीं नॉर्थ में मिलेगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बताइए, कुछ इसी तरीके से है, लेकिन यहां पर आपको बोला गया कि जो महादेव सीरीज है, सीरीज को यहां पर उपक्रम बोला जा रहा है, हम लोग जनरली हिंदी में श्रेणी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। ऊपरी गोंडवाना, अपर गोंडवाना सीरीज में जो महादेव मिलता है आपको, महादेव सीरीज जो मिलती है उसका दूसरा नाम और क्या है। चलिए आंसर डी आया है, विच इज करेक्ट, क्योंकि हम लोग जो हमारी महादेव सीरीज है उसको पचमढ़ी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पचमढ़ी के नाम से, पचमढ़ी सीरीज है ये, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, गोंडवाना चट्टानों के तालचेर उपक्रम, मैंने क्या कहा आप लोगों को कि अभी आप जब ये पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ नए नाम यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये नए नाम बस आप ध्यान रखें। अरे ठीक, इन नए नामों को ध्यान रखें कि तालचेर नाम जो दिया गया है, तालचेर सीरीज जो बोली गई है, ये किस एरिया में मिलेगी। तो जैसे यहां पर लिखा है कि गोंडवाना का क्रम है, ठीक है, फिर उसमें बोला गया है कि ये किस जिले में नहीं पाया जाता। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, मुझे तालचेर नहीं पता। वेरी गुड आदित्य, है ना, इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी आएगा। मुझे तालचेर पता ही नहीं, लेकिन एक वर्ड मैंने यहां देखा हमारे क्वेश्चन में जो गोंडवाना लिखा हुआ था, और गोंडवाना से मुझे ये समझ में आता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कोयला बहुत पाया जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के पूरे पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र जो है वहां पर पाया जाएगा। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, इनमें से जो 4 जिले आपको दिए हैं, क्या नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले के अंतर्गत आता है, क्या मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी या ईस्टर्न साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो नरसिंहपुर हो जाएगा। ठीक है, समझे बात आप। ऐसे ऐसे भी क्लिक करना है अगर हमें कभी पेपर में ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन हमें तो पता ही नहीं, लेकिन वो आपको हिंट कर देगा। प्रीवियस ईयर पेपर में जब आप देखेंगे तो कई बार आपको ऐसे दिखाई देगा कि आपको क्वेश्चन का वो पॉइंट नहीं पता था कि तालचेर कहां है, लेकिन आपको ये लग रहा था कि उसके आसपास की जो बातें लिखी उससे हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करें। अरे यार ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइएगा ये जरा। बताइए। सबको पता है ना, कोयला है, ठीक, इसके बारे में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली याद रखना है, मैंने लास्ट क्लास में भी ये करवा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए आप लोग मुझे, मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर हम बात करें तो किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं है, है ना। देखो जल्दी नहीं करो यार, गौरव आंसर करो, आराम से करो। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सी आंसर करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में आर्कियन क्रम की चट्टान तो बिल्कुल मिलती है, आर्कियन के बिना मध्य प्रदेश कैसे बनेगा बताइए। आप लोग जब पढ़ते हैं तो आपको एक ट्रिक बताई जाती है, ओ सॉरी, आपको एक ट्रिक बताई जाती है
कि आधार करवाओगे क्या। याद है आपको ये ट्रिक, है ना। तो जब आपको ये ट्रिक बता रहे थे कि आधार करवाओगे क्या, आधार करवाओगे क्या, तो उसमें आ का मतलब ही क्या था, आ का मतलब ही वहां पर आर्कियन था। तो मध्य प्रदेश में आर्कियन भी मिलता है। धार करवाओगे क्या, मतलब आपका ये कहा आपने कि धारवाड़ समूह। और फिर आपको याद होगा तो हम लोग मध्य प्रदेश में बात करते हैं कुड़प्पा की और विंध्याचल की या विंध्यन क्रम की चट्टानों को, जिसको हम लोग ओल्ड ग्रुप या पुराना संघ भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सी होगा, द्रविड़ वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर का आंसर करिए। अगेन ये भी आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तृतीयक शेल समूह की बात कर रहा है, जिसको हम कहेंगे टर्शरी रॉक ग्रुप। चलिए इसका आंसर बताइए आप। आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में तृतीयक शेल समूह के रूप में क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है। ठीक है। चलिए आप लोग नहीं बता रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है ये नदर्न प्लेन पार्ट है, नॉर्थ पार्ट में मिलेगा आपको। ये जो आपके ग्वालियर के आसपास वाला क्षेत्र जो है, ग्वालियर भिंड मुरैना वाला जो मध्य प्रदेश का, जिसको मैं हर बार पढ़ाते समय हेड कहता हूं कि मध्य प्रदेश का सर है, वो सर है, वहीं पर आपको ये शेल समूह दिखाई देंगे। ठीक, चलिए याद रखेंगे टर्शरी शेल समूह आपको कहां मिलेंगे, तो नॉर्थ पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे केयरफुली और आंसर करेंगे। पूछा गया है आपसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य उच्च प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। दो बातें कह देता हूं जो मुझसे भी पहले इनिशियली जब मैं एग्जाम देकर आता था तो मुझसे भी गलतियां होती थी, मैं आपको समझा देता हूं, आप ये गलती बिल्कुल ना करें। पहली चीज, जो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करता है, वो कॉमन मिस्टेक ये है, हिंदी में ज्यादा होती है, इंग्लिश में चांसेस थोड़े से कम है, बट फिर भी ध्यान रखें हम लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ने के समय इस अ को भूल जाते हैं और पढ़ते क्या है कि बताइए कौन सा सत्य है ना। तो यहाँ पे और इस इनकरेक्ट को आप करेक्ट पढ़ लेते हो, वो चीज आपकी एक गलती हो जाती है। ये ध्यान रखें, मुझसे मेरे पेपर में कई बार गलतियां हुई है, मैं इवन एमपीपीएससी में 2 बार कंटिन्यूस पेपर में ये गलती करके आया हूं। ठीक, दूसरी बात आप जो ध्यान रखेंगे, जैसे क्या होता है हम लोग एमपी का पेपर में जब बैठते हैं ना, हम लोग एमपीपीएससी का पेपर जो देते हैं, तो दिमाग में एक चीज सेट होती है कि एमपी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो वहां पर मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जाता है। अब यहां पर हम जब देखते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, और आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे, इंग्लिश में तो ये बात बन जाती है क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड दिखता है, लेकिन इंग्लिश हिंदी में जब पढ़ते हैं ना तो मध्य उच्च प्रदेश लिखा है, और जल्दीबाजी में हम इसे केवल मध्य प्रदेश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, केवल मध्य प्रदेश पढ़ते हैं। तो ध्यान रखें ये गलती हमसे ना हो, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें। आप सभी लोगों ने जो मुझे आंसर किया है वो सी किया है। अब कैसे आंसर किया है वो देख लेते हैं। पहला अगर हम पॉइंट देखेंगे तो लिखा है मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार उत्तर में यमुना के मैदान, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और पूर्व में छोटा नागपुर का पठार तथा दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी तक पाया जाता है, विच इज वेरी करेक्ट। ठीक है, ये आपने जो है ज्योग्राफिकली सारी लोकेशन बता दी। और अगर हम बात करें कि इसको अगर हम मैं कहीं मैप में आपको ये लेकर बता दूंगा कि ये जो बातें यहाँ पर लिखी हुई है ये कितनी करेक्ट है। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में कहां पर अरावली मिल रही है, कहां पर आपको छोटा नागपुर पठार मिलेगा, कहां पर आपका जो है वो यमुना के क्षेत्र मिलेंगे। ठीक, बिल्कुल सही है। बी पॉइंट जब हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं मध्य उच्च क्षेत्र जिसको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, में सर्वाधिक जलप्रपात, नदी घाटी एवं मैदान का विकास हुआ है। क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आपका मालवा का पठार आने वाला है, आपका बुंदेलखंड का पठार आएगा, रीवा पन्ना का पठार आएगा, और रीवा पन्ना के पठार में आपको कई सारे जलप्रपात देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आप बात करते हैं मध्य प्रदेश में मालवा, तो वो पठारी क्षेत्र हो जाता है, मैदान वहां पर मिलते हैं, इसलिए ये भी, और मालवा के क्षेत्र से कई सारी नदियां भी प्रवाहित होती है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो लिखा है मध्य उच्च प्रदेश से उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियां ताप्ती में मिल जाती है। अब आप मुझे बताइए, ताप्ती खुद इतनी बड़ी रिवर नहीं है जो खुद नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, क्या यहां से निकलने वाली अधिकांश नदियां ताप्ती में मिलेगी? नहीं, यहां से निकलने वाली अधिकांश नदियां जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और ये सब चंबल, केन, बेतवा, सोन चंबल, केन, बेतवा, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कूनो, ये जो नाम लेते हैं वो सारी रिवर आपकी इस वाले क्षेत्र की है, मध्य उच्च प्रदेश से चलती है। इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है।
और फिर डी भी पढ़िए, क्योंकि क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो ये आपको एक नहीं 3 पॉइंट देकर जा रहा है। पहला सही है, मतलब हम ध्यान रखेंगे कि ये बिल्कुल जो फैक्ट है बिल्कुल करेक्ट है, हमारे लिए एक नया क्वेश्चन बन सकता है। बी भी सही है, क्वेश्चन बन सकता है। डी भी पढ़िए क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और बोला जा रहा है मध्य उच्च प्रदेश में यानी सेंट्रल हाईलैंड में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे, क्योंकि हमसे असत्य पूछा गया था, हम इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी लगाने वाले हैं, जो कि आपने मुझे सही सही बताया है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइए आंसर। मध्य उच्च प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अब पता है ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया। वेरी गुड, आदित्य ने इसका एरिया भी बताया, अभी मैं बता रहा हूं, है ना। ठीक, तो इसको जो है मध्य उच्च प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये पेपर का क्वेश्चन है, ये किसी बुक का क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे कि मध्य उच्च क्षेत्र जिसको आप सेंट्रल हाईलैंड कह रहे हैं, उसको हम लोग किसी रिवर के बेसिन से मैच कर रहे हैं। तो अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आप ये बता पाएंगे कि यार मध्य उच्च प्रदेश जो है, जो अभी हम बातें कर रहे थे, इतनी सारी रिवर निकलती हैं और वो किस डायरेक्शन में बहती है, तो उत्तर में, और वो जाकर किस में मिलती है, गंगा नदी बेसिन में। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं नर्मदा की, तो नर्मदा सोन वैली एक बिल्कुल अलग पार्ट मिलता है। गोदावरी नदी बेसिन जो है वो साउथ वाले पार्ट में आएगा मध्य प्रदेश के। ताप्ती नदी बेसिन बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि वो नर्मदा और ताप्ती साथ में जब आएंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपने मुझे बिल्कुल सही बताया है, गंगा नदी बेसिन। अब आप ये लॉजिक लगाइए कि नदी बेसिन को आपसे किसी क्षेत्र में ज्योग्राफिकली पूछा जा रहा है, नदी बेसिन बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये सही आंसर यहां पर हमें अगर टिक करना है तो हम ये करेंगे। गंगा नदी बेसिन के बारे में आप लोग जो मुझे आंसर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो बेसिन है ये मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट या बिगेस्ट बेसिन है। ठीक है, लार्जेस्ट कह लीजिए या इसको आप कह लीजिए बिगेस्ट रिवर बेसिन ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। और इसके बारे में, इसमें जो रिवर में यहां पर हमारी जो रिवर मर्ज होती है उनके भी नाम याद रखेंगे, एग्जांपल्स। और इसका एरिया आप लोगों ने बहुत आसानी से, आप लोगों को पढ़ाया था तब बताया भी था कि याद रखना बड़ा आसान है। तो 70 स्क्वायर किलोमीटर का ड्रेनेज सिस्टम की जो हम बात कर, बिल्कुल रिवर बेसिन वही ड्रेनेज सिस्टम है ना, इसका टोटल जो एरिया है वो इतना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश द्वारा राज्य का 2/3 क्षेत्र 2/3 ऑफ द टोटल एरिया कवर होता है? इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर एक चीज और है, ये हमारे प्रीवियस ईयर में जब मैं क्लास में कभी पढ़ाता था, बताया मैंने, तो वहां पर एक गलती मुझे स्टूडेंट की समझ में आई थी, जो मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है, क्वेश्चन में जरूर लिखा है 2/3, लेकिन 2/3 एक तो पहली बात की वो बहुत बड़ा अमाउंट है, एरिया वाइज अगर हम देखें 2/3 क्षेत्रफल जो है बहुत बड़ा है। और पहले नंबर पे लिखा हुआ रहता है यहाँ पे मालवा। अब जब आप मालवा की बात करते हो तो मालवा जो है वो खुद मध्य प्रदेश का टोटल एरिया का 28% पे है। तो हम लोग कई बार जल्दीबाजी में, जैसे स्टूडेंट करते हैं, मालवा का पठार आंसर करेक्ट कर देते हैं, बोलते मालवा का पठार। अब आप ये देखो, क्या ये 28% 2/3 हो सकता है? 2/3 का मतलब होता है 66.67%, ऑलमोस्ट। वो भले ही टोटल होने के बाद वो 60% बचे, वो अलग बात है, लेकिन यहां पर जो पूछा गया है वो ऊपर ऊपर आपसे 2/3 पूछा गया। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है अच्छे से कि मध्य उच्च प्रदेश जो है वो इतना कवर करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और इसका आंसर बताइए। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? यह क्वेश्चन जानबूझ के लिया गया है। आप लोगों को इसका आंसर पता है, यह कोई बहुत बड़ी बात आप लोगों के लिए नहीं है। चलिए आंसर आ चुका है बी। आंसर क्या है? बी। आप सभी जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, लेकिन मैंने आपको जो पढ़ाया तो एक बात ये भी बताई कि आप इसका प्राइमरी आंसर पहले आप जो सिलेक्ट करोगे वो इसका आंसर आप 3 पार्ट सिलेक्ट करोगे। आपको भी बात मालूम है, ये है ना, मध्य प्रदेश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब आप 3 पार्ट बनाते हैं तो 3 पार्ट में एक आप बोलते हो कि हमारा सेंट्रल हाईलैंड हो जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आपको बता ही रहा हूं, है ना, इसको हम कहेंगे मध्य उच्च क्षेत्र। ठीक, उसके बाद आपके पास एक क्या हो जाता है, तो सतपुड़ा वाला क्षेत्र हो जाता है, सतपुड़ा मेकल। ठीक है,
सतपुड़ा मेकाल वाली हो जाएगी, और एक आपका क्या हो जाता है, तो आप बोलते हो सर ईस्टर्न वाला जो आपकी बघेलखंड वाला क्षेत्र है, तो ये आप 3 बनाते हो। ठीक, तो आप जब ये 3 पार्ट बनाते हो तो इस सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत आप लोगों को और फर्दर कितने पार्ट बनाना पड़ते हैं, तो 5 आप डिवीजन करते हो। 5 ये हो जाएंगे, छठवां ये हो जाता है, सातवां ये हो जाता है। जब पेपर में हमारे पास ऑप्शंस इस तरीके के होंगे तब हम आंसर बी करते हैं, अदरवाइज हमें इसका आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी यहां पर 3 लिखा होता तो हमें पहले नंबर पे 3 को पिक करना होता और 7 उस समय गलत हो जाता। हमारे एक सर हैं, वो एक बात हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि टेक्निकल के सर हैं वो, और टेक्निकल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलता रहता है, फिर नॉन टेक्निकल में भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनका एक कहना रहता है स्टूडेंट को, मैंने अक्सर सुना है उनके मुंह से, वो ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चंस आर नॉट मेड फॉर दी 100% करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये जो बनाए जाते हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं कि विच इज मोर करेक्ट या विच इज दी रिलेटिवली मोर करेक्ट। जैसे 4 ऑप्शन है, यहां पर अगर 3 आ जाता, आज आप बोल रहे हो कि सर इसका आंसर 7 है, यहां पर 3 आता तो 7 गलत नहीं होता, लेकिन 3 इज मोर करेक्ट देन 7। ठीक, नहीं नहीं आदित्य, ऐसा नहीं है ना। करें आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बताइए। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ये आप अपने ज्योग्राफी का वो जब आप मैप बनाते हैं पठार का और पर्वतों का, जब रॉक और माउंटेन का आप बनाते हैं वहां पर, तो आपको ये आंसर करना है वहां से कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, रवि ने आंसर किया है कि इसका आंसर ए है। ठीक, और अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे कहता हूं कि आप बिना पढ़े भी इसका आंसर, अगर ये आपको नहीं भी पता ना तब भी आंसर बताएंगे, मैं आपको इसका आंसर करने का तरीका बताता। आप ऑप्शंस पढ़िए। मालवा का पठार क्या मध्य प्रदेश में है, आप कहेंगे बिल्कुल है। ठीक है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, आपने क्या मध्य प्रदेश की इतनी ज्योग्राफी पढ़ते समय कभी भी ये देखा कि मध्य प्रदेश में कहीं पर छोटा नागपुर का प्लेटू आ जाए? नहीं। तो क्या अरावली और विंध्यन के बीच मध्य प्रदेश में कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है छोटा नागपुर? नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है, झारखंड के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड वेस्ट बंगाल जो है ना, बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल, वहां पर छोटा नागपुर का पठार मिलता है। ठीक है, और इसी को एक पॉइंट याद रखिए, भारत का रूर कहा जाता है। जब आप लोग रेलवे वगैरह का पेपर देने जाते हैं ना, तो वहां पर आता है कि भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं। ठीक है, आयरन कोल वगैरह जो मिनरल्स हैं, भारत का मोस्ट मिनरल रिच इन मिनरल प्लेस अगर आप देखेंगे, छोटा नागपुर का प्लेटू मिलेगा। ठीक, तो वो आपको रूर प्रदेश कहलाता है। डेक्कन प्लेटू, आपको भी पता है कि दक्कन का पठार हम लोग कहां बोलते हैं, तो इसको डेक्कन का मतलब दक्षिण है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र के आसपास, महाराष्ट्र एंड उसके आसपास जो है, वो क्षेत्र आपका डेक्कन प्लेटू कहलाता है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत, जिसको आप पेनिनसुलर कहते हैं, तो भारत का जब आप मैप बनाते हैं तो ये आपके गुजरात है, और गुजरात से नीचे जब आप बनाते हैं तो ये 3 तरफ से जहां से हम लोग पानी से घिरे हुए हैं। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये नीचे वाला क्षेत्र ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा डेक्कन प्लेट, ये हमारा पेनिनसुलर भारत है। ये हमारा पेनिनसुलर भारत है, समझ गए आप। तो इस वाले क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है, इस वाले को। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको ए ही बताना पड़ेगा। देखो यार, ऐसा नहीं होता है। अब आपका एक डाउट है कि, चलो मैं वो भी बना देता हूं। आपका डाउट है कि मध्य प्रदेश हमारा जो ये है कौन कौन सा, अरावली और ये। अब देखो, मध्य प्रदेश की जब आप बात करते हो तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश। ठीक, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। यहां पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के इस वाले पार्ट में आपको, दिल्ली तक जाता हुआ अरावली दिखाई देगा। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा विस्तार आपको इसका राजस्थान में दिखाई देगा। ये आपका कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपका अरावली। ठीक है, ये आपका हो गया अरावली। वहीं पर जब आप बात करते हैं कि विंध्यन श्रृंखला की, किसकी बात करते हैं, विंध्यन श्रृंखला, तो विंध्यन श्रृंखला आपको कुछ ये ऐसी दिखाई देगी, है ना। ये सासाराम वगैरह जो उधर आपका बिहार तरफ चले आते हो तब भी आपको ये विंध्यन श्रृंखला वहां पर दिखाई देती है।
अब आप मुझे बताइए कि ये एग्जैक्टली देखो, ज्योग्राफिकली हम जब पढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन ऐसे बनाए गए हैं, है ना। आप ये नहीं कहेंगे कि एक दूसरे के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है या ऐसा है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो लगभग यहां पर ये इस वाले क्षेत्र में आपको जो है यहां पर मालवा ही दिखाई देगा, ऊपर तो ज्यादा नहीं आएगा, ये वाला क्षेत्र आपका मालवा का ही है, ठीक। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर बताएंगे इन दोनों के बीच आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही आपको समझाने की कोशिश की थी कि आप जब क्वेश्चन टिक करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि विच इज 100% करेक्ट, आप देखते हैं विच इज मोर करेक्ट। तो आप देखेंगे कि यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो मालवा प्लेट्यू होगा, मालवा का पठार करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने ये बता दिया प्रायद्वीपीय भारत, डेक्कन प्लेटू कहां है, तो डेक्कन आपको जो मिलेगा वो मध्य प्रदेश के साउथ में, मतलब यहां पर आपको दक्कन का पठार मिलेगा, ठीक है। और जब आप पूरे मध्य प्रदेश के इस साइड झारखंड साइड चले आएंगे तो वहां पर आपको मिलने वाला है छोटा नागपुर का प्लेटू, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका मालवा का पठार हो जाएगा। सॉरी। चलिए इसका आंसर बताइए, चलो ये क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं अब? ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। मालवा के पठार से, मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गमित होकर उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली या प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां किस में मिल जाती है? मोस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मालवा प्लेटू इन मध्य प्रदेश फ्लोज नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट आर इवेंचुअली मर्ज्ड इनटू। अब बताइए, मेरे ख्याल से अब तो फिर से ऑडिबल हूंगा मैं। ठीक ठीक ठीक, 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे आप। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है ना। हो गया। तो मैं ये बोल रहा था आप लोगों को कि हमारी जो मध्य प्रदेश की बड़ी बड़ी कुछ नदियां, जैसे बेतवा की बात करते हैं हम लोग, हमारी उत्तर की तरफ चंबल चलने वाली रिवर है, ये सारी किस में जाकर मिल जाती है, तो यमुना में जाकर मिलती है। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता था, इस पे ज्यादा डिस्कशन में नहीं करूंगा अभी, क्योंकि रिवर वाला पार्ट हमारा आने वाला भी है, उसमें भी कुछ न कुछ बातें ऐसी होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब आप लोगों ने यहां पर एक वर्ड देखा, नदियों का मायका, ठीक। सभी लोग पढ़ते हैं नदियों का मायका, और सभी लोग बोलते हैं कि नदियों का मायका जो है वो मध्य प्रदेश को बोला जाता है। नदियों का मायका किसको कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है, सही बात है, ठीक है। मदर ऑफ रिवर मध्य प्रदेश को बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा फ्रेमिंग अलग हुई है। वो ये बोल रहा है कि आपके ये जो 4 मध्य प्रदेश के पार्ट है उसमें से किसे नदियों का मायका कहा जाता है। आदित्य का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश के मालवा प्लेटू जो है, मालवा प्लेटू जो है, मालवा का पठार है, यहां से आपको काफी सारी नदियां देखने को मिलेगी। आप देखना, आपको मध्य प्रदेश के मालवा प्लेटू से आपको चंबल देखने को मिलेगी, आपकी शिप्रा रिवर देखने को मिलेगी, माही इसी में मिलेगी, ऊपर चलेंगे तो कूनो यहीं पर देखने को मिलेगी। भोपाल के लेफ्ट साइड से आपका जो मालवा का प्लेटू है वहां देखेंगे तो मदरलैंड ऑफ द रिवर, या मदर ऑफ रिवर नहीं कहेंगे, मदरलैंड ऑफ रिवर कहा जाता है आई थिंक इसको, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक। तो ये आपके मालवा प्लेट, इसका आंसर आप करेक्ट याद रखें कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, और मध्य प्रदेश में अगर रिवीजन किया जाए तो मालवा के प्लेटू को कहेंगे, ठीक है। पार्वती भी इवन, यस। काली सिंध भी, यस यस यस, बिल्कुल सही। शिवना रिवर, वेरी गुड। ये बस ऐसे अगर करते रहोगे ना, कि जो आपने रिसेंटली पढ़ा है, मैं इसीलिए आप लोगों को एक दिन का टाइम भी दे रहा हूं, ताकि आप लोग अल्टरनेट डेज पर जब आए तो ये 1 घंटे का डिस्कशन, जिसमें आपके अगर 20 भी क्वेश्चन होते हैं तो हम उसको जो है उनके आसपास के फैक्ट बताते बताते मोर देन 50-70 इस फैक्ट तक पहुंच जाए, तो आपकी वो चीजें क्लियर हो जाए। और फिर आपकी एक चीज बड़ी अच्छी है, आप लोग जो है वो
मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे हो लाइव क्लास में होने के बाद भी कि आप सारी रिवर के नाम भी बता रहे हो, वेरी गुड, है ना। शिवना का नाम लेंगे तो याद रखना कि शिवना रिवर आपकी कहाँ पर मिलेगी, तो दिमाग में थोड़ा सा जब रिवर का नाम आए तो आप ये भी क्लिक करना, भले ही मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन शिवना रिवर मंदसौर के पशुपतिनाथ जी मंदिर जो है, पशुपतिनाथ मंदिर के जो पास जो है, या ये कहें कि पशुपतिनाथ मंदिर कौन सी रिवर के पास, अब वो कहेंगे शिप्रा की जब बात करेंगे तो आप शिप्रा का भी आंसर करेंगे कि हमारे महाकालेश्वर मंदिर जो है वो शिप्रा के पास। नर्मदा की मध्य प्रदेश में जब बात आती तो ओमकारेश्वर का नाम आ जाता है ना। तो इस तरीके से आप जब बात करते हैं, एक रिवर है मध्य प्रदेश की जिसका नाम है, मैं बता देता हूं आप लोगों को पहले, उन्नाव बालाजी, है ना। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर में है, उन्नाव बालाजी मंदिर, ठीक है। उन्नाव बालाजी मंदिर जो है, इसके लिए भी रिवर पूछी गई है कि ये किस नदी के किनारे है, तो आपको यहाँ याद रखना है कि उन्नाव बालाजी मंदिर जो है वो पहुज रिवर के किनारे। तो कुछ मध्य प्रदेश की 5-6 नदियां ऐसी आएंगी जो आपको रिवर जो है वो मंदिर के किनारे वाली रिवर दिखाई देंगी, है ना। और कुछ आपको ऐसी दिखाई देंगी जैसे नदियां जो है वो नदियों के पास से उनके उद्गम स्थल बहुत पूछे जाते हैं, वहां पर जो है नदियों के पास में कौन सा स्थान है, फेमस स्थान है, वो पूछा जाता है। तो ठीक है, नदियों वाले पार्ट में करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका आंसर बताइए। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं? इसका आंसर शायद अब आप बड़ी जल्दी कर देंगे। ठीक, वेरी गुड। मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। अभी हमारी बात हुई कि अरावली जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आपके मध्य प्रदेश के थोड़े से कहां मिलती है आपको, वेस्टर्न पार्ट में तो मिल ही रही थी, लेकिन वो थोड़ा उत्तर वाला पार्ट है, तो उत्तर और पश्चिम, तो ये आपका अरावली पर्वत हो जाएगा, राइट। आगे बढ़िए। ये आपके पास पूरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है ना। अभी मैंने आपको कहा था केमूर और भांडेर वाला ये सीरीज यहाँ हो जाएगी। सतपुड़ा का ये मेकाल क्षेत्र कहलाता है, ये महादेव हो जाएगा, जिसको अभी आपने पचमढ़ी कहा, ये आपका ग्वालीगढ़, है ना। और ये आपका राजपीपला वाला क्षेत्र जो आपका सतपुड़ा का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। वहीं पर अरावली की बात करेंगे तो ये रहा अरावली, और ये विंध्याचल जो हम अभी बना रहे थे, तो अरावली और विंध्याचल के बीच में आप यहाँ से अरावली विंध्याचल के बीच में देखेंगे तो ये मालवा का पठार दिख जाएगा, जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया है, ठीक है। हाँ, और जो आप आंसर कर रहे हैं, अरावली पर्वत के ऊपर गुरु शिखर आपको मिलेगा, और गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो माउंट आबू आप जहां पर कहते हैं, 1172 उसकी जो है 1772 उसकी हाइट है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका आंसर सभी लोग करेंगे, मुझे बताइए। चलो रिवर वाले पार्ट में करेंगे, है ना। सिंध अलग है, काली सिंध अलग है, इसलिए हो सकता है कि वहां पे कुछ कंफ्यूजन हो, इसलिए रिवर वाले पार्ट में नेक्स्ट सेशन में ही आपके पास ये सारा आ जाएगा, ठीक। चलिए इसका आंसर बताइए। वेरी गुड। आप लोग जनरली मालवा के प्लेटू के लिए आप नहीं, कोई भी स्टूडेंट अगर होता तो वो ये देखता कि कहीं ना कहीं हमें समशीतोष्ण मिल जाए, समशीतोष्ण अगर मिल जाएगा, है ना, तो हम वो कर देंगे। यहां मिल रहा था। अगर आपको सम जलवायु मिल जाता हम वो कर देते, जो कि बहुत करेक्ट आंसर है इसका। लेकिन यहाँ पर सम जलवायु के बारे में यहाँ पर बात की ही नहीं गई थी, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा, मालवा के प्लेटू में कौन सी जलवायु आएगी, जो मध्य प्रदेश की जलवायु होगी। मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल क्लाइमेट चलता है, राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बताइए, मध्य प्रदेश के में स्थित किसी चोटी पर वांचू पॉइंट है, चंबल नदी का उद्गम स्थल। अरे क्वेश्चन खत्म हो चुका है यहाँ से। वेरी गुड, जाना पाओ, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जाना पाओ। आप सभी को मालूम है कि जाना पाओ जो है वो चंबल रिवर का जो है उद्गम स्थल है। तो दोनों यहां से खत्म हो गया था कि वांचू पॉइंट जो है वो चंबल नदी के उद्गम स्थल पर है, खत्म गेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये फिर से पर्वत श्रृंखलाएं वगैरह है, अगर वो पीछे वाला नहीं देखे इसको भी आप देख सकते हैं, देख लेना आप आपके हिसाब से। मैं आपको फाइल वैसे भी आपको पता है कि आपको फाइल मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। शिशुपाल की राजधानी चंदेरी बेतवा नदी के तट पर किस पठार में थी? जब आप पढ़ते हैं तो यहां से दो बातें होना चाहिए। पहली बात तो शिशुपाल की राजधानी, है ना, हिस्ट्री के हिसाब से एक आंसर मिल रहा है। शिशुपाल जो था जो यहाँ पर शासन करेगा उसकी राजधानी चंदेरी थी। अब चंदेरी जो है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि बेतवा नदी के तट पर है, ठीक।
अब तीसरा हम मतलब दो तो हमें क्वेश्चन में ही उसने आंसर दे दिए, अब हमसे पूछ रहा है वो किस पठार में थी। तो आपका मन करे तो आप चंदेरी के हिसाब से आंसर करें, आपका मन करे तो बेतवा। अब बेतवा के बारे में इतनी बार पढ़ा कि बेतवा इज दी लाइफलाइन ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की गंगा भी कहलाती, बुंदेलखंड की लाइफलाइन भी कहलाती, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बुंदेलखंड हो जाएगा। ये खत्म हो गया आंसर आपका। ठीक, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? मालवा के पूर्वोत्तर में। वेरी गुड, पूर्व और उत्तर बोला गया है। अगर हम मध्य प्रदेश के मालवा की ही बात करें, मध्य प्रदेश के मालवा की ही अगर हम बात करते हैं, तो ये वाला क्षेत्र आपका मालवा का पठार हो गया, और इसका पूर्व भी देखना है और उत्तर भी देखना है। तो जब आप देखेंगे तो यहां आपको कौन दिखाई देगा, ये आपका बुंदेलखंड का पठार दिखाई देगा। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बुंदेलखंड का पठार करेक्ट आंसर होगा, बुंदेलखंड प्लेट्यू। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ लेकिन ये ध्यान रखें है ना, वहां पेपर में अब आराम से एक सेकंड और सोच लें भले। चलिए इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश के उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थित मध्य भारत के पठार की पूर्वी सीमा का निर्धारण किस भौतिक भूभाग द्वारा किया जाता है? द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द सेंट्रल इंडिया प्लेटू लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज डिटरमाइंड बाय विच फिजिकल रीजन? मध्य प्रदेश के उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थित मध्य भारत के पठार की पूर्वी सीमा का निर्धारण। ठीक है, बताइए। आप लोगों का करेक्ट आंसर, आप लोगों का आंसर आ रहा है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, पूर्वी सीमा का निर्धारण करने की बात चल रही है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सभी लोग? ठीक, वेरी गुड। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट बताइए। विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज रिच इन लेटेराइट रॉक्स? मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र लेटेराइट चट्टानों के लिए समृद्ध है? लेटेराइट रॉक्स आपको कहां मिलेंगी ज्यादा? हाँ, इधर आओ अंदर, बताइए। सतपुड़ा रेंज में मिलेगा, विंध्याचल प्लेटू में मिलेगा, चंबल वैली में मिलेगा, मालवा प्लेटू में मिलेगा, जल्दी बताइए। सतपुड़ा रेंज, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जब आप बात करते हैं मध्य प्रदेश में लेटेराइट सॉइल की या लेटेराइट रॉक्स की, जिनकी भी बात करें या चट्टाने लिखा तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में लेटेराइट जो है वो मिलेगा आपको कहां पर, जो आपका बालाघाट या ये वाला क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का ईस्ट और ये साउथ वाला है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मध्य प्रदेश की कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो यहां पर आपको सतपुड़ा दिखाई देती है। ठीक है, तो सतपुड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, इसका आंसर बताइए आप। द डेक्कन ट्रेप फाउंड इन मध्य प्रदेश आर मेनली कंपोज्ड ऑफ विच रॉक टाइप? मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली दक्कन ट्रेप चट्टाने मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टाने हैं? आप लोगों ने जब ज्योग्राफिकल डिवीजन या फिजिकल डिवीजन पढ़ा तो वहां पर मध्य प्रदेश में मालवा सबसे पहले पढ़ाया जाता, और मालवा सबसे पहले पढ़ाते तो हम बताते हैं वहां पर कि मालवा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और आप उसको दो तरीके से बोलते हैं कि सर डेक्कन ट्रेप से बनी हुई है, और फिर बोलते हैं सर बेसाल्ट से बनी है। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बेसाल्ट चट्टाने होगा। क्या करेक्ट आंसर इसका? बेसाल्ट चट्टाने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट करेक्ट आंसर बेसाल्ट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, द विंध्यन रेंज इन मध्य प्रदेश इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक? विंध्यन की कौन सी रॉक्स हैं? थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, सिविल के स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से लगा सकते हैं लॉजिक इसमें और आंसर मुझे बता सकते हैं। ऑप्शंस आर सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और वॉल्केनिक रॉक्स। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका करेक्ट आंसर सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाएगा, क्योंकि जब आप बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है बिल्डिंग मटेरियल्स जो है मेनली हमें कौन सी चट्टानों से या कौन से रेंज से मिलता है, तो हम आंसर करते हैं विंध्यन से। हम आंसर करते हैं विंध्यन, तो विंध्यन में बिल्डिंग मटेरियल जैसे चूना, लाइम स्टोन जिसको आप कहते हैं, है ना,
आपकी सैंड क्ले वगैरह जो है सारी, वो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, वॉल्केनिक रॉक्स तो आपका मालवा वाले प्लेटू का आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। सतपुड़ा रेंज एक्ट एज द नेचुरल डिवाइडर बिटवीन विच टू रीजन? सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो क्षेत्रों के बीच प्राकृतिक विभाजन का कार्य करती है? बताइए। मालवा प्लेटू बोला गया है और नर्मदा बोला गया है, नर्मदा और डेक्कन बोला गया है, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड बोला गया है, चंबल बेसिन एंड विंध्यन प्लेटू बोला गया है। आदित्य, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा जो है वो नर्मदा के दक्षिण में मिलेगा। ठीक है, जब नर्मदा नदी फ्लो करती है तो आपका सतपुड़ा जो है वो इसके दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और वहीं ये हो गया आपका सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा हो जाएगा। ये कौन हो जाएगी? आपकी नर्मदा। और अभी हमने बात की कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में, मध्य प्रदेश के दक्षिण में ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आपका कौन सा हो जाता है? तो इसको आप कहते हैं डेक्कन। इसको आप क्या कहते हैं? डेक्कन। तो आप देख लें, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, वो सभी ने मुझे ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर दिया है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। बघेलखंड रीजन इज मेनली लोकेटेड इन विच पार्ट? बघेलखंड रीजन, अब ये मध्य प्रदेश के जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें बघेलखंड को आप पूर्वी पठार भी कहते हैं, है ना, ईस्टर्न पार्ट भी कहते हैं। तो इसमें देख लीजिए कि कहां मिलेगा आपको। अच्छा, ऑप्शन थोड़े अच्छे हैं, बताइए। वेरी गुड, आंसर आया ही नहीं। आंसर आइए, बताइए मुझे क्या आंसर है इसका। चलिए, आप लोग आंसर जो करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग ऑनेस्टली अपने ही आंसर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मत देखना कि किसी एक स्टूडेंट ने आंसर कर दिया तो आप उसका देखकर फिर टिक कर दें, है ना। या उसी के, देखो क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीटिंग करके आंसर करोगे, है ना। पर ऐसा हो सकता है कि जैसे क्या होता है, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं और मुझे कुछ आंसर करना है, लेकिन मैं देखता हूं कि उसके ऊपर कुछ कमेंट्स चल रहे हैं और उस कमेंट में ऑप्शन नंबर डी पॉपुलरली यूज किया जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है। अब जब हम बात करते हैं कि वो डी सिलेक्ट किया जा रहा है, डी जो आंसर कर रहे हैं, तो मेरी नजर जाती है कि एक मिनट में तो सी लिखने वाला था, या तो मैं जो है वो बी लिखने वाला था, लेकिन डी में ऐसा क्या है? फिर कहेंगे यार डी में भी तो ईस्ट आ रहा है, तो क्या ये करेक्ट हो जाएगा? पर ऐसा नहीं, अपने विवेक से आंसर करेंगे आप। ठीक है, चलिए, अपना विवेक यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का कौन सा भौगोलिक विभाजन नहीं है इसमें से? मध्य प्रदेश में मालवा प्लेटू मिलता है, चलिए इसका आंसर ऐसे ही कर देते हैं। बुंदेलखंड मिलता है, सतपुड़ा मिलता है, लेकिन क्या नहीं मिलता है? तो वेस्टर्न घाट नहीं मिलता है। वेस्टर्न घाट जो है मध्य प्रदेश के, या आप ये कहें कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से आपका शुरू होता हुआ दिखाई देगा। करेक्ट, सभी लोग इसका आंसर सी कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप लोगों को थोड़ा जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी वहां पर इसको बता दिया जाएगा। वेस्टर्न घाट जो है आपके, ये जो भारत बनाते हैं आप, तो ये वेस्टर्न घाट होता है यहाँ पे। ठीक है, आपको मैंने वेस्टर्न घाट बताया है, थोड़ा सा याद करें क्लाइमेट में। चलिए इसका आंसर करें। विच हिल रेंज एक्ट एज ए नेचुरल डिवाइडर या डिवाइड बिटवीन दी नर्मदा एंड ताप्ती रिवर? नर्मदा और ताप्ती को अलग करने वाली कौन है? तो ये भी आपको मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं, जो पढ़ाया था मैंने, कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा आपको दिखेंगी। ये आपकी विंध्याचल हो जाएंगी। इसका आंसर करेंगे आप, है ना। ये आपका सतपुड़ा हो जाएगा और ये आपकी अजंता हो जाएगी। चलिए, बी आंसर आया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहां पर आपका ये रिवर एक हो जाएगी आपकी, एक ये रिवर हो जाएगी, और सॉरी ये रिवर हो जाएगी। ठीक है, अब रिवर की बात करेंगे तो यहां पर आपको ये कौन सी मिलेगी?
तो ये नर्मदा रिवर मिल जाएगी आपको, ठीक, किस दिशा में बह रही है, इस दिशा में, और यहीं पर आपको मिल जाएगी ये ताप्ती। और अब आप बात कर सकते हैं, तो अब इसका करेक्ट आंसर जो है सभी लोग कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश के रॉक्स, माउंटेन और ज्योग्राफिकल डिवीजन को देख लिया है। कुछ रिवर के क्वेश्चन आए जरूर, लेकिन ये रिवर वाला पार्ट नहीं है, रिवर वाला पार्ट हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सेशन जो होगा वो अल्टरनेट डेज पर चल रहा है, ताकि आप पूरा पार्ट पढ़ सके, और रिवर वाला होगा तो शायद मोर देन वन पार्ट आएगा, क्योंकि रिवर काफी बड़ा है। उसी में हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी लेंगे, और उसी में हम जो है वाटरफॉल ले लेंगे, उसी में हम लोग जो है सिटी नियर बाय द बैंक ऑफ द रिवर देखेंगे, उसी में हम लोग जो है कंबाइंड प्रोजेक्ट भी देखने वाला है। तो पार्ट थोड़ा बड़ा होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, परसों है ना। थैंक यू, थैंक यू।